हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन 1848, फ्रेडरिक रूसो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. So as he called them. So see students, 1848 में जो फ्रेडरिक लुसियो नाम का जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसमें एक बुक उसने पब्लिश किया हुआ था, जिस बुक का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, सो इस बुक में उसने जो डेमोक्रेसी का जो लोगों का विजन है उसके बारे में उसने पब्लिश किया हुआ था। ओके, सो हियर in Europe there was awakening, okay, and that awakening, social awakening we can call, and it was possible because of the print media at that time. So लोगों के विचार जो है एक दूसरे के साथ शेयर होने लगे, और जो डेवलपमेंट है, ओके, और लोगों को पता चलने लगा कि भाई किंग किस प्रकार से उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से और लोगों ने जो किंग है या ऑटोक्रेसी है उसके खिलाफ में आवाज उठाना शुरू कर दिया। सो दैट इज वाई नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ। तो उसके अनेक अनेक घटनाएं हैं, उसके अनेक अनेक क्रम है, ओके, प्रक्रियाएं हैं, वो हम इस लेसन में डिटेल में लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज, first print of series, okay, show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका को फ्रांस ने दिया हुआ था, और इसलिए दिया था कि भाई एक सिंबॉलिज्म है और फ्रीडम का, एक लिबर्टी का, जो हम उसके जरिए बताना चाहते थे। अंडरस्टूड? सो see here, now you can understand how the nationalism, okay, how the awakening was spread up in the mind of people. So let us see here. This chapter deal with the issues visualized by Rousseau. Okay, also this we can see that these issues visualized by Sorio, not Rousseau, during the 19th century, and nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes and political and mental world of Europe. Okay, means nationalism जो है एक ऐसा फोर्स था कि लोगों के जो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड है यूरोप में का, उसके जरिए कंप्लीटली चेंज हुआ था। लोगों के जो विचार है, लोगों में जो बदलाव है, समाज में जो रूढ़ी प्रथा परंपरा है, और उनमें पूरी तरह से चेंज हो रहा था, और लोगों को में बदलाव चाहिए था समाज में। ओके, सो इस प्रकार से हमें ये सब बातें जो है यहाँ पर बताई हुई है वो हमें ध्यान में लेना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस was the emergence of nation state in place of multinational drastic empires of Europe. मीन्स हर किसी को अपना जो एक स्थान है, अपना जो एक प्लेस है वो स्थापन करना था। किसी को भी किसी के कॉलोनियलिज्म के अंडर में या डिक्टेटरशिप के अंडर में रहना पसंद नहीं था। ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा था? क्योंकि लोगों में अवेकनिंग हो रही थी, समाज में बदलाव आ रहे थे, एजुकेशन स्प्रेड हो रहा था, लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि भाई किस प्रकार से लोग, ये जो किंग है ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो चलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लर्न करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए लोगों को पता चलने लगा कि भाई लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। ओके, और यही डेमोक्रेसी की या फिर नेशनलिज्म की पूरे वर्ल्ड में शुरुआत है। The political and constitutional changes in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to the body of French Revolution. The revolution proclaimed that
was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है वो लोगों में हो रहे थे और लोग सोवर्जिनिटी का ट्रांसफर चाहते थे। लोग चाहते थे कि भाई मोनार्की जो है वो चली जाए और वहां पर पीपल स्टेट आ जाए। और इस प्रकार से ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन ने एक प्रोक्लेम कर दिया था कि भाई किस प्रकार से उन्हें अपने नेशन को शेप करना है, अपने डेस्टिनी तक उन्हें किस प्रकार से पहुंचाना है। तो ये सब बातें जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण मतलब हासिल हो गई थी, या फिर हम बोलेंगे इट हैड सोन द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो अभी चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर ध्यान में लेते हैं। ओ यानी ऐसे कि विद इन द वाइड स्वेदे ऑफ टेरिटरी बिकम हिज कंट्रोल। मीन्स यूरोप में जब नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था तब मोनार्की जो है या फिर जो ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। उसमें का एक एग्जाम्पल है नेपोलियन। ओके, सो ये जो नेपोलियन था ये ही वांट्स ओके मोनार्की, okay, he wants control over complete Italy. Understood? So Napoleon no doubt destroyed the democracy. Okay, Napoleon जो है okay, he wants okay, he is from France, not from Italy, so corrected. Okay, Benito Mussolini is from Italy. So, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and insufficient. Okay, so see students here, सिविल कोड ऑफ 1804 जो है उसे हम नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, जो कि पूरे हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जैसे इस समय में पूरा जो यूरोप था वो यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो स्प्रेड अप हो रहा था। सो डेफिनेटली ये जो 1804 का जो कोड है जिसे हम नेपोलियनिक कोड बोलेंगे, यहाँ पर आपको नेपोलियन ने जिसे हम नागरिक संहिता बोलेंगे 1804 की, इसके तहत आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था, जिसे जो हमें बर्थ राइट था ओके उसको समाप्त कर दिया गया और जो राइट्स हमें फ्रांस के शासक जो है नेपोलियन उसके अधीन थे उसे हमें फॉलो करना था। ओके, और इस प्रकार से शहरों में कारागिरों का जो नियंत्रण है हटा दिया गया। ओके, और मजदूरों के लिए, नए उद्योगपति के लिए अलग अलग जो ग्रुप्स है वो उन्होंने बना दिया, अलग अलग स्टेट्स उन्होंने बना दी। तो इस प्रकार से जो सिविल कोड है ये हमें बताता है। लेकिन ये सब होने के बाद में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो एक पता चलती है कि स्थानीय लोग जो है वो इस शासन से, इस प्रशासन से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं थे। सो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली अबाउट वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। भाई ये जो डेवलपमेंट हुआ नेशनलिज्म का, ये केवल वॉर्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के कारण नहीं हुआ, तो उसमें कल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जैसे आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरी है या फिर आपकी म्यूजिक है, इन्होंने नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स है उसको शेप करने का काम किया हुआ है। तो यही बातें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। साथ में आपको ये भी यहाँ ध्यान में रखना है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में ओके एकता से संबंधित विचार जो है वो उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय एकता और उदारवाद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी समय में उदारवादी मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म वी कैन से। यह भाषा का इस लैटिन भाषा का यह मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। सो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में लोगों को जो उदारवाद निःशुल्क शासक थे या जो पादरी वर्ग था, वी कैन कॉल इट देम क्लर्जी इन इंग्लिश। ओके,
सो उनको समाप्त कर दिया गया था और पीपल स्टेट जो है वो कंप्लीटली वहां पर बनाया गया था। सो सेम इस प्रकार से महिलाओं ने भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। वुमेन्स हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट रिवॉल्यूशन। ओके, सो नाउ सी हियर कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। The emphasis on the vernacular language and the collection of the local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. So, uh, students, we know that language plays an important role in the developing nationalist sentiments. कोई भी लोगों को अगर सेंटिमेंट्स तक हमें पहुंचना है तो उनकी भाषा जो है वो सीखनी जरूरी होती है। सेम इस प्रकार से यहाँ पर लैंग्वेज जो है इसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा किया हुआ है और लोगों को कॉन्फिडेंस बनाने का काम उन्होंने किया हुआ है। ओके, सो द 1830s वर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s में बहुत ही यूरोप जो है हार्डशिप में था, इकोनॉमिक हार्डशिप में था। और 1848 जो है वो ऐसा ईयर था कि जहाँ फूड शॉर्टेज जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी बढ़ गया था और यूरोप में के सभी जो लोग हैं वो रास्ते पे आए हुए थे, उनको उनके अधिकार जो है वो राइट्स है वो चाहिए हुए थे। तो सेम उसी प्रकार से पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड स्टार्विंग पीजेंट्स workers in many European countries in 1848, a revolution led by educated middle class was under the way। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने क्या किया, जो रिवोल्ट करना चालू कर दिया, किंग के खिलाफ रिवोल्ट करना चालू कर दिया, उनके अधिकार उनको मिलने के लिए। So the event of 1848 in France had brought about the republic based on the universal male suffrage has been proclaimed। और इस प्रकार से उसी समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो एक यूनिवर्सल रिपब्लिक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज है, उसके जरिए रिपब्लिक बनाने का तय कर लिया। और उसी समय में जर्मन इलाके जो थे उसमें राजकीय जो संगठन थे, फ्रैंकफर्ट शर्ट में उन्होंने सबने मिलकर 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में अपना एक पार्लियामेंट बना दिया। ओके, और ये सब जो है, और इस प्रकार से ये सब होने के बाद में दो द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, वी कैन से। So the monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions with liberal nationalist revolutionaries। मतलब उदारवादी जो आंदोलन थे, ओके, उसमें जो मोनार्क्स थे, राजा थे, उन्हें समझ में आ गया था कि भाई ये जो नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज है काफी टेंस हो गए हैं और उन्हें रिप्रेस करना, सप्रेस करना इतना आसान नहीं है। So hence in years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। Thus the serfdom and bonded labor were abolished। और जो bonded labor थे कि वो abolish हो गए और लोगों में मतलब जो awakening है वो आ गई। So on 18 May 1838, as I told you, they have formed the Frankfurt Parliament, okay, in the Church of Saint Paul, and here they have made William IV as King of Russia, but there they drafted the constitution, German nation headed by monarchy, subject to the Parliament. Then the deputies offered a crown on the terms of Frederick William IV, but he rejected it and he joined another monarch to oppose the elected assembly। So इस प्रकार की कंडीशंस उस समय यूरोप में थी कि भाई जो पार्लियामेंट बनाया गया था उन्होंने राजा का जो रूल है वो मान्य किया, विलियम फोर को किंग भी बनाया गया और उनके जो पीपल्स इलेक्टिव मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स है, उनको भी पार्लियामेंट में रखा गया, लेकिन उसे वो पसंद नहीं था। ओके, सो व्हाइल द अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। Okay, so eroded means collapsed। The social basis of the parliament was dominated by the middle classes, who resisted the demands of support। In the end of truce were called in, and assembly was forced to disband। मतलब इसी समय में क्या हुआ कि यूरोप में
जब नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था, तो जर्मनी में, फ्रांस में, इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है यूरोप में, वो इस प्रकार से उनमें चेंजेस हो रहे थे। साथ में पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो ज़्यादा थे, उनके इलेक्टिव मेंबर्स थे। ओके, देन द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। और मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया हुआ था, मीन्स वर्कर्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये सब जो बातें हैं वो उन्होंने की हुई थी। लेकिन फिर भी उनका जो आफ्टर 1848 जो है, वो नेशनलिज्म जो यूरोप जो है वो आगे बढ़ता गया। आफ्टर 1848 द नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for the promoting state power and achieving political dominion over Europe. Means nationalism बहुत ही strongly spread up हो रहा था, लोगों को अब उनके जो अधिकार है वो के बारे में पता चल गया था। So this liberal initiative to nation building was, however, repressed by the large landowners who are called as junkers. जो लार्ज लैंड ओनर थे उन्हें जंकर्स बोला जाता था। ओके, और इस प्रकार से उसी समय में प्रूशिया, यानी जो पुराना जर्मनी का नाम है, उसमें एक चेंज हो गया कि भाई ये जो बिस्मार्क है, ओटो वन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का, उसने प्रूशिया का यूनिफिकेशन किया। ओके, मतलब पूरे जो स्टेट्स है जर्मनी में उसको उसने यूनिफाइड किया। Okay, so three wars over 7 years with Austria and Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. And in January 1871 में जो प्रूसियन किंग है विलियम फर्स्ट, वो जर्मनी का एम्परर बना गया, और ये जो सेरेमनी है ये वेसाइल्स में हुआ। ओके, सो लेकिन 18 जनवरी 71 के मॉर्निंग में क्या हुआ, assembly comprising the princes of German state, representatives of army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated halls of mirrors, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइल्स में है, और to proclaim their new German empire, headed by कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। ओके, लेकिन उसी समय में और भी कुछ चेंजेस जो है वो हो रहे थे, जैसे कि इटाली में आपको इसके पहले मैं एक रेफरेंस दिया हुआ है, इटाली भी एक यूरोप का इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had brought to put together coherent program for unitary Italian Republic. He had also formed the secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. ये जो Giuseppe Mazzini था, उसने इटालियन रिपब्लिक बनाने का प्रयास किया हुआ था, और जब वो जो रिवोल्यूशनरीज है वो फेल्योर हो रहे थे, मीन्स यू कैन से द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its rules of Victor Emmanuel II to unify the Italian states through the war. और अभी उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई इटालियन स्टेट्स जो आसपास में थे उनका क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है, उनको एक बनाना है और नेशनलिज्म को प्रज्वलित करना है। इन द आईज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. और उन्हें पता था कि भाई हम इटली को अगर यूनिफाइड करते हैं तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। So in 1861, the Victor Emmanuel II was proclaimed the King of United Italy. However, much Italian population, among the whom rates of illiteracy were high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. Okay, so इस प्रकार से 1861 में विक्टर इमानुएल II जो है वो इटाली का यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया, और वहाँ पर इटाली में उस समय बहुत सारे लोग इलिटरेट थे और उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग होते गया वैसे वैसे उनमें जो नेशनलिज्म की जो फ्लेम है वो इग्नाइट होती रही और पूरे यूरोप में राइज ऑफ नेशनलिज्म होते रहा। चलिए अब हम दूसरे कंट्री की ओर जाते हैं, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। बट एज इंग्लिश नेशन स्प्रेडली ग्रीव इन वेल्थ, उस समय में इंग्लैंड जो है वो कॉलोनी, उन्होंने अपने व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाया हुआ था, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उनका जाल फैलाया हुआ था।
Okay, the English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, at the end of the protracted conflict, was the instrument through which nation state with the England at its center came to be formed. सो द एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1707 में बनाया गया। उस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड स्कॉटलैंड जो है उनको एक बनाया गया, और जैसे कि यूके हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, एक नया जो नेशन है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स, और डेफिनेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स जो है वो ज़्यादा है, और आयरलैंड जो है उस समय में वो भी सिमिलर फेट से जा रहा था। इट वॉज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स क्या है, तो क्रिश्चियनिटी के टू मीन्स पंथ है, वी कैन कॉल इट। ओके, सो इट्स आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियनिटी, टू आइडियोलॉजी ऑफ Christianity. So the English helped the Protestants of Ireland to establish the dominance over largely Catholic country. और कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस, और कैथोलिक को ब्रिटिश डोमिनेंट जो है वो नहीं चाहिए था। तो सेम इस प्रकार से वहाँ पर भी जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है वो इंग्लैंड में भी होने लगा, और जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड बना के एक नया देश बन गया ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने अपना पार्लियामेंट बनाया, और इस प्रकार से वहाँ पर भी नेशनलिज्म जो डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया गया। साथ में ये सभी जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट चल रहा था उसमें फीमेल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ है। जैसे द फीमेल फॉर्म वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रादर इट sought to give the abstract idea of nation a concrete form. That is, the female figure became allegory of the nation. और ये देखिए आपको यहाँ पर फीमेल की फिगर दिख रही है, तो ये भी एक एलोगरी ऑफ नेशन करके माना गया हुआ है। और फीमेल एलोगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। सो इन फ्रांस और हियर Marian name, okay, is a popular Christian name. It means the idea of people's nation. Okay, similarly the Germania became the allegory of German nation. Okay, in visual representations Germania wears crown of oak leaves, and German oak stands for heroism. So we can understand here how the feminism also played an important role, how the women also played important role in the rise of nationalism in Europe. So see here at the end of this video we can understand by the last quarter of 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became the narrow creed with the limited ends. अभी जो nationalist group थे became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. उसमें ही major European जो powers है, okay, they manipulate the nationalist aspirations of the subject of peoples in Europe to further their own imperialistic arms. So the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area of Balkans, और इसी बाल्कन एरिया के ऊपर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हुआ है। During this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military right. इसके पहले भी और इस समय में भी जो राइवलरी है, एक शत्रुत्व की भावना है, हर किसी को बलवान बनना है, मजबूत बनना है, वो हर कोई यूरोपियन कंट्री में थी। इसीलिए वो अपने जो बिजनेस है उसको स्प्रेड अप कर रहे थे, अपने कॉलोनीज को स्प्रेड अप कर रहे थे। Each power, Russia, Germany, England, Austria-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over Balkan. बाल्कन एक इम्पोर्टेंट रीजन था, उसके ऊपर में हर कोई कंट्री को अपना होल्ड चाहिए था, extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. और इसी कंपटीशन के कारण में उन दोनों के बीच में, उनके बीच में जो टेंशन है वो निर्माण हुआ, झगड़ा हुआ, और उसी का जो परिणाम है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। और वी नो दैट हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन द वर्ल्ड।